नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मीकांत की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। किस किस चीजों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे? इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, इंटरस्टेट काउंसिल्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, इंडियन पॉलिटी की ये वीडियोस हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए दोस्तों, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कुछ बातचीत करना चाहें तो कर सकते हैं, और साथ साथ पॉलिटी के रिलेटेड एमसीक्यूज की वीडियोस चाहिए आपको तो आप ज्वाइन बटन दबा के वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी देखिए, इंडिया में इंटरस्टेट रिलेशन की बात की जाए तो फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में ताकत को बांटना। अभी ताकत बटी है तो कभी कभी यह हो सकता है कि इंटरेस्ट मिसमैच होने लगे जिनके बीच में ताकतें बटी हुई हैं। तो इंडियन फेडरल सिस्टम सही तरीके से काम करे उसके लिए सेंटर और स्टेट के बीच में हार्मोनियस रिलेशंस होना बहुत जरूरी है। सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। इंटर स्टेट कॉमिटी कह लीजिए, कॉमिटी मतलब प्यार टाइप की चीज होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए हमारे संविधान में इंटर स्टेट रिलेशंस अच्छे रहे, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस अच्छे रहे, इसके लिए कुछ मैकेनिज्म लेके आए गए हैं। जैसे कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, अगर दो स्टेट्स के बीच में पानी को लेके कुछ बवाल है, कुछ डिस्प्यूट है, कुछ लड़ाई झगड़ा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ मैकेनिज्म। फिर स्टेट्स के बीच में और सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल। म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई एक्ट पास किया, उस एक्ट के अंदर गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रोविजंस है, तो उन गवर्नेंस के बेसिक प्रोविजंस को पूरे देश में ऑनर किया जाएगा जब तक हो सके। ठीक है, फिर राजस्थान की हाई कोर्ट ने अगर जुडिशरी में कोई केस सुनाया, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हुई, वहां पे कोई केस आया, तो कोई दूसरे स्टेट की हाई कोर्ट, मान लीजिए मद्रास हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट के उस जजमेंट को कोर्ट करके अपना जजमेंट सुना सकती है। तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन है, यानी एक दूसरे स्टेट में जो कुछ भी हुआ उसको रिकॉग्निशन किसी दूसरे स्टेट में भी मिल सकता है। पब्लिक एक्ट्स जो कि सरकार इशू कर रही है, रिकॉर्ड्स जो कि गवर्नमेंट है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो कि वहां की कोर्ट्स में हो रही है, इन प्रोसीडिंग्स के थ्रू जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी नियम कानून है, उनको दूसरी जगहों पे भी रिकॉग्निशन दिया जाएगा, इज्जत दी जाएगी। ओके, अनटिल अनलेस वो दूसरे जगह के कानून के साथ मिसमैच ना करने लगे। फिर आगे फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये बहुत जरूरी है। इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, यानी कि राजस्थान वाला गुजरात के साथ बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के ट्रेड कर सके, कॉमर्स कर सके, एक दूसरी जगह पे जा सके, ये बहुत जरूरी है स्टेट्स के बीच में कॉमिटी बनाने के लिए, स्टेट्स के बीच में दोस्ती टाइप की बनाने के लिए। अब शुरुआत अगर की जाए तो हम लोग शुरुआत सबसे पहले किससे करेंगे? तो भैया एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। यहाँ पे हम लोग इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स देखेंगे और कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल्स, ये दो चीजों को तो देखेंगे। तो अगर बात करो आप इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स की, तो ये दे कहां रखा है? आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स में आर्टिकल 262 इंपॉर्टेंट है, और इंटरस्टेट काउंसिल कहां जाएगा? आर्टिकल 263। तो ये दो आर्टिकल्स आपको याद हैं। फेडरलिज्म से रिलेटेड अगर कोई सवाल आता है, चाहे वो मतलब ऑब्वियस ही बात है कि अगर प्री में आएगा तो आपको पता होना ही चाहिए, मेंस में भी आया तो आप आर्टिकल 262 263 को कोट कर सकते हो फेडरलिज्म में, सेंटर स्टेट रिलेशंस में। तो आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के एडजुडिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे दो प्रोविजंस देके रखे हैं। पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली। यानी मान लीजिए ऐसी कोई नदी है जो एक या एक स्टेट से ज्यादा बहती है, एक या दो स्टेट से ज्यादा बहती है, तो मतलब वो इंटर स्टेट रिवर हो गई। अब इंटर स्टेट रिवर हो गई, पानी आज की डेट में जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इंडिया में इतनी ज्यादा आबादी है, लोगों के लिए पानी की कमी पड़ रही है, तो पानी ऑब्वियसली एक बहुत वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बन चुका है, और इस वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से अलग अलग पार्टी में बांटा जाए, ये भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट को ताकत दी गई आर्टिकल 262 में कि वो नियम बना सकती है किसके लिए, कि अगर किसी दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट आता है या कंप्लेन आती है कि भाई पानी कौन कितना कितना इस्तेमाल करेगा, तो उस केस में पार्लियामेंट नियम कानून बना सकता है। नॉर्मल अगर केस में दोस्तों ये डिस्प्यूट क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप केरला की बात कर लीजिए और आप तमिलनाडु की बात कर लीजिए। अभी केरला के बॉर्डर पर अगर कोई, मैं एक रियल एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। केरला के बॉर्डर पे एक डैम बनता है और कोई नदी है जो केरला से बहती हुई तमिलनाडु में घुस रही है, तो अगर केरला डैम बनाएगा ना तो तमिलनाडु उसको अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु को लगेगा कि इस डैम में इस रिवर का मैक्सिमम पानी स्टोर कर लेगा केरला, और अपने यहाँ पे इरिगेशन और हाइड्रो पावर प्रोजेक्शन सब में इस्तेमाल करेगा, तो तमिलनाडु के अंदर जो पानी आ रहा है वो कम हो जाएगा। तो नॉर्मल कर यही होते हैं डिस्प्यूट्स की वजह कि भैया दो स्टेट्स के बीच में कितना कितना पानी बटेगा, इस बात पे लड़ाइयां हो जाती हैं। तो एक तो ये चीज दे रखी है आपका आर्टिकल 262 में। उसके बाद पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड
that neither the Supreme Court nor any other court is to exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint. यानी मान लीजिए कि दो स्टेट्स के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर कुछ बहस हो जाती है, कुछ लड़ाई हो जाती है, तो उस केस में जो भी पावर है मीडिएट करने की, एडजुडिकेट करने की, नियम कानून बनाने की, वो पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट चाहे तो यहाँ पे बोल दे कि ना सुप्रीम कोर्ट और ना ही कोई और कोर्ट के पास ये ताकत है कि इस डिस्प्यूट को वो एडजुडिकेट कर सके। यानी कि इंटर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है, पार्लियामेंट पूरी की पूरी ताकत अपने पास ले सकता है। ये दूसरा पॉइंट भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा रुकिए। पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट नियम कानून बना सकती है। तो पार्लियामेंट ने कौन कौन से नियम कानून बनाए? तो भैया रिवर बोर्ड एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने 1956 का, और एक एक्ट जो कि हमेशा न्यूज में रहता है, इंटर स्टेट्स वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ये अक्सर कर न्यूज में रहता है, ये भी 1956 में बना था। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट तो आपको जबान पर रटा हुआ होना चाहिए। ओके, रिवर बोर्ड एक्ट के थ्रू क्या बनाया गया? रिवर बोर्ड एक्ट के थ्रू ये बोला गया कि अलग अलग रिवर्स के अलग अलग बोर्ड्स बनाए जाएंगे। उन बोर्ड में उन हर स्टेट के मेंबर होंगे, सेंटर का भी मेंबर होगा, जहां जहां से वो नदी पास कर रही है। वो रिवर बोर्ड्स करेंगे क्या? तो रेगुलेशन करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे इंटर स्टेट रिवर का और रिवर वैली का। इस रिवर बोर्ड को स्टैब्लिश कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये रिवर बोर्ड स्टैब्लिश कब की जाएगी? जब कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट रखती है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने। मतलब हर रिवर के लिए बोर्ड नहीं बन रहा है। अगर कोई ऐसी नदी है जो कुछ स्टेट से बह रही है और वहां की स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है कि सर एक रिवर बोर्ड बना दीजिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिवर बोर्ड बना देगी। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 की बात करो, ये किसलिए बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया कि ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है। ठीक है, ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है अगर दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है किसी नदी के पानी को डिस्ट्रीब्यूशन लेकर। और बहुत सारे ऐसे ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं। आप अगले ही पेज पे जाइए लक्ष्मीकांत पे, तो वहां पे आपको नजर आएगा कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 1969 में बना। फिर एक ट्राइब्यूनल 2 बना 2004 में, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 1969। अभी गोदावरी जिन जिन स्टेट से गुजरेगी, जिन जिन स्टेट्स में गोदावरी का जो रिवर बेसिन वो फॉल करेगा, वो डिस्प्यूट में आएंगे, जैसे कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। रावी एंड 20 वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बना, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बना। कावेरी के पीछे तो कितनी लड़ाई हो रही, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में। आप देखो कावेरी में पानी सूख जाता है गर्मियों के दौरान, उस समय पानी के लिए वहां पे बहस होने लगती है कि भैया किसको मिलेगा किसको मिलेगा। वंशधारा वाटर डिस्प्यूट, महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, महादायी वाटर ट्राइब्यूनल। तो ऐसे बहुत से ट्राइब्यूनल बने हुए, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। ये सारे ट्राइब्यूनल कहां बनाए जाते हैं? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत है कि एक ट्राइब्यूनल बना सकता है, जो कि ट्राइब्यूनल कुछ स्टेट्स जहां से वो नदी पास हो रही है उसके वाटर्स को कैसे बांटा जाएगा इसके ऊपर डिसीजन देता है। और जो डिसीजन ये ट्राइब्यूनल देगा वो फाइनल होगा, वो उन पार्टीज को मानना पड़ेगा। और जब पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है ना दो स्टेट्स के बीच में, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है, वहां पे पार्लियामेंट का जुरिसडिक्शन है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिसडिक्शन है। ओके, पार्लियामेंट चाहे तो एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सकता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ताकत किसके पास आ जाएगी? ताकत आ जाएगी आपकी पार्लियामेंट के पास। वहां पे फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगा। ओके, तो अगर एक ट्राइब्यूनल बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और उस ट्राइब्यूनल ने कोई डिसीजन दे दिया तो वो डिसीजन फाइनल है, फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है कि भाई आपने पार्लियामेंट को सारी ताकत दे दी, मतलब कि पार्लियामेंट नियम कानून बना सकता है। पार्लियामेंट ने नियम कानून बनाया, रिवर बोर्ड एक्ट, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ये सब नियम कानून पार्लियामेंट ने बनाया। अभी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने मान लीजिए एक ट्राइब्यूनल बना दिया, उस ट्राइब्यूनल डिसीजन दे दिया। अब ट्राइब्यूनल तो जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो उसकी अपील तो सुप्रीम कोर्ट के पास जानी चाहिए। तो आप सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन को यहाँ से क्यों खींच रहे हो? इसका एक लॉजिक दिया गया, लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। लक्ष्मीकांत पे भी लिखा है, पढ़ सकते हो। लॉजिक ये बोलता है कि देखिए, जुडिशरी जब किसी चीज का एडजुडिकेशन करती है, किसी भी डिस्प्यूट को सुनती है, सॉल्व करती है, तो नॉर्मल कर वहां पे क्या होता है कि दो पार्टीज होंगी या दो से ज्यादा पार्टीज होंगी और उन पार्टी के लीगल राइट्स इन्वॉल्व होंगे, उन पार्टी के लीगल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होंगे। जब भी पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, तो अगर आप एक जनरलाइज्ड व्यू लो, तो मान लीजिए गुजरात और राजस्थान के बीच में किसी रिवर के पानी को लेकर लड़ाई है, तो आप कह सकते हो कि गुजरात गवर्नमेंट एक लीगल एंटिटी है और राजस्थान गवर्नमेंट एक लीगल एंटिटी है, और इन दो के इंटरेस्ट के बीच में यहाँ बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अलग चीज आती है निकल के। ये बोला गया है कि जब लीगल राइट्स और लीगल इंटरेस्ट की बात, जब इंडिविजुअल्स के बीच में बात होती है ना, तब बातें अलग होती हैं। यहाँ पे सरकारों के बीच में बात हो रही है, और वो सरकारें किस चीज के लिए लड़ रही है? पानी के लिए। और पानी हर इंसान की डेली मर्रा की जिंदगी को अफेक्ट करता है। तो जब भी
इंटर स्टेट वाटर की बात आती है तो वहां पे प्राइवेट लीगल इंटरेस्ट नहीं आते हैं, वहां पे उन लोगों की जिंदगियों को भी ध्यान में रखना है जिन लोगों को पानी मिलना है उस नदी से। इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन को हटा दिया गया है, इसलिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक बॉडी बनाई गई है। कहने का मतलब यह है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में, हाई कोर्ट है इंडिया में, तो आपको अलग से ट्राइब्यूनल बनाने की जरूरत क्या है? तो अलग से ट्राइब्यूनल बनाने की जरूरत यह है कि जब वो ट्राइबल डेलिब्रेशन करेगा कौन सी स्टेट को कितना पानी, तो वो वहां पे जाके देखेगा कि हाँ भाई अगर हम ये चीज करते हैं तो यहाँ के किसानों को इतना पानी मिलेगा, ये नहीं करते हैं तो यहाँ के किसानों को इतना पानी नहीं मिलेगा। एक ह्यूमन एलिमेंट आएगा वहां पे। वहां पे आपको बस दो लीगल पार्टीज के बीच में एक लड़ाई है, इस तरीके से चीज को नहीं देखना है। आपको ग्राउंड लेवल पे देखना है कि अगर आप कुछ कर देते हो तो उसके रेपरकशंस क्या होंगे, उसके रेमिफिकेशंस क्या होंगे। इसीलिए एक अलग ट्राइब्यूनल बनाया गया है और उस ट्राइब्यूनल के डिसीजन को मैंडेटरी रखा गया है। अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9 इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स की बात की है। किस साल में बने, क्या नाम है, कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व है, वो लक्ष्मीकांत ने लिखा हुआ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोल भी दिया, तो उस पर ना जाते हुए अब चलते हैं आगे तो भैया आपको समझाना है आर्टिकल 263 के बारे में। मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ। आर्टिकल 263 पहले से मैं आपसे बात करता आ रहा हूँ इंटरस्टेट रिलेशन की, स्टार्टिंग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, फिर वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, आपका ये जो अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन सब पढ़ाया मैंने आपको। ओके, पुंची कमीशन देख लिया, सरकारी कमीशन देख लिया। आर्टिकल 263 के अंदर बात किसकी हुई? इंटर स्टेट काउंसिल की। इंटर स्टेट काउंसिल की रिकमेंडेशंस ऑलमोस्ट सारे कमीशन ने दी। इंटर स्टेट काउंसिल का काम क्या है? स्टेट के बीच में और सेंटर के बीच में आपका कोऑर्डिनेशन बैठाना, या फिर दो स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना, या एक तरफ सेंटर और दूसरी तरफ कई सारे स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना। जितनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना लो आप स्टेट्स और सेंटर के बीच में, उतने आप बनाना चाहो बना लो। अब आर्टिकल 263 कहता है क्या? आर्टिकल 263 कहता है कि प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश सच अ काउंसिल। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ऐसे काउंसिल के बनाने से क्या सर्व होगा? पब्लिक इंटरेस्ट। तो आर्टिकल 263 ये बोल रहा है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई इंटरस्टेट काउंसिल बनाने से पब्लिक इंटरेस्ट मीट होता है तो वो इंटरस्टेट काउंसिल बना सकता है, और वो इस इंटरस्टेट काउंसिल की ड्यूटीज भी बता सकता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन, कितने लोग होंगे, उसके काम करने का प्रोसीजर सब बता सकता है। वैसे तो प्रेसिडेंट को पूरी ताकत है कि वो बता सकता है कि इंटरस्टेट काउंसिल में कौन कौन बैठेगा, कैसे काम करेगा, लेकिन आर्टिकल 263 में एक ब्रॉड आउटलाइन दे रखा है कि इंटरस्टेट काउंसिल अगर बनता है तो किस तरीके से काम करेगा। पहली चीज क्या बता रखी है? इंटरस्टेट काउंसिल ये देखेगा कि भैया स्टेट्स के बीच में क्या कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। अगर वो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो उसके अंदर सेंट्रल स्टेट काउंसिल अपनी इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और उन डिस्प्यूट्स पे अपनी एडवाइस देगा। ये पहली चीज करेगा इंटरस्टेट काउंसिल। दूसरी चीज क्या करेगा कि भाई वो सब्जेक्ट्स जिसके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और वो सब्जेक्ट्स जो सेंटर और स्टेट्स दोनों के काम के हो सकते हैं, या अगर दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो रही है तो उन दोनों स्टेट्स के कॉमन इंटरेस्ट की अगर कोई चीज है तो ऐसे इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को कन्विंस करना कि आप इनको इंप्लीमेंट करो तो आप दोनों को फायदा होगा। और फाइनली ये सारा डिस्कशन एनालिसिस करने के बाद रिकमेंडेशंस देना, और इस रिकमेंडेशन देने के लिए किसी से प्रायर पूछने की जरूरत नहीं है। इंटरस्टेट काउंसिल अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में चीजों को आइडेंटिफाई करके स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट लेके अपने रिकमेंडेशंस दे सकता है। समझ गए? अब यहाँ पे आर्टिकल 131 भी आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल 131 और सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई लीगल कंट्रोवर्सी है तो उसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल 262 में ये लिखा है कि इंटरस्टेट वाटर को अगर डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है तो वहां पे पार्लियामेंट का जुरिसडिक्शन है। अगर ट्राइब्यूनल बनाया गया इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के अंदर तो ट्राइब्यूनल का जुरिसडिक्शन है, पर सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है। लेकिन सिर्फ पानी में है वो। अगर कोई और प्रॉब्लम आ जाती है दो राज्य सरकारों के बीच में तो वहां सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से एडजुडिकेशन कर सकता है अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब आर्टिकल 131 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास भी ताकत है दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट्स को सुनने की। इंटरस्टेट काउंसिल भी आप यहां देख रहे हो कि दो स्टेट्स के बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको एडजुडिकेट कर रहा है, लेकिन दोनों में फर्क है। इंटरस्टेट काउंसिल जो भी रिकमेंडेशंस देगा वो एडवाइजरी है, वो कहीं पे भी इंप्लीमेंट करी जाए ऐसा जरूरी नहीं है। सरकारों पे डिपेंड करता है कि इंटरस्टेट काउंसिल द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर आर्टिकल 131 के अंदर गवर्नमेंट्स के बीच की लीगल कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई वर्डिक्ट सुना दिया तो फिर वो वर्डिक्ट मैंडेटरी है, वो इंप्लीमेंट होगा ही होगा।
ओके, आर्टिकल 263 के अंदर प्रेसिडेंट ने कौन कौन से बॉडी सेटअप किए अंडर आर्टिकल 263? सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, 4 रीजनल काउंसिल्स फॉर, अभी ये लिखा हुआ किताब में ये पढ़ लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मेन चीज है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल की रिकमेंडेशन आई किसमें? सरकारिया कमीशन में, पहले भी आई थी, सरकारिया कमीशन मान के चलते 1983 में सरकारिया कमीशन बना, एक साल में रिपोर्ट देनी थी, 4 बार एक साल के लिए इसके टेनर को बढ़ा दिया गया। 1988 में रिपोर्ट आई और ये बोला गया कि भैया परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल बनाइए आर्टिकल 263 के अंदर। आप देखोगे आर्टिकल 263 के अंदर 1988 में रिपोर्ट आके बोल रही परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल बनाओ, और ये बोला गया कि देखिए इंटरस्टेट काउंसिल के अंदर आपने कुछ और बॉडीज बना रखी, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। आप समझिए, आप बोलोगे सर फिर इसमें फर्क क्या है? एक तरफ आप इंटरस्टेट काउंसिल बना रहे हो, दूसरी तरफ आप दूसरी काउंसिल्स बना रहे हो, तो आप नाम देखो। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑब्वियस सी बात है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की चीजों से डील करेगा। सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट ऑब्वियस सी बात है लोकल गवर्नमेंट की चीजों से डील करेगा। रीजनल काउंसिल फॉर सेल्स टैक्स की चीजों से डील करेगा। लेकिन इंटरस्टेट काउंसिल का एम्बेट बहुत ज्यादा बड़ा होगा, समझ रहे हैं ना? फिर ये भी बोला गया जो ये इंटरस्टेट काउंसिल आप बना रहे हो आर्टिकल 263 के अंदर परमानेंट, क्योंकि ये बाकी बॉडी से अलग है और परमानेंट है, इसलिए आप इसको नाम दो क्या? इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल। ठीक है, फिर इसको फाइनली 1990 में वीपी सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, जनता दल गवर्नमेंट थी, उस समय पे इसको बना दिया गया। जब ये इंटरस्टेट काउंसिल बनी ना, इसके मेंबर्स कौन कौन थे? तो भैया इसके चेयरमैन थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। ओके, फिर अगर आप बात करोगे इसके मेंबर्स और कौन कौन थे, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स इसके मेंबर हैं। फिर उन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर जहां पे, उन यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो ऑब्वियस ये बात है यहाँ पे बात किसकी हो रही थी? दिल्ली की और पुदुचेरी की। अब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी आ गई है यहाँ पे। फिर उन यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ठीक है, तो उन यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जहां पे चीफ मिनिस्टर नहीं है। अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो वहां का गवर्नर, नहीं लगा है तो चीफ मिनिस्टर आ जाएगा। और 6 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स को भी यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें होम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड होंगे। बाकी मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेगा। काउंसिल को एक रिकमेंडेटरी बॉडी बनाया गया। काउंसिल समय समय पे इंटर स्टेट रिलेशंस को लेके, सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशंस को लेके, सेंटर और यूनियन टेरिटरी के बीच के रिलेशंस को लेके, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के बीच के रिलेशन को लेके समय समय पे एग्जामिनेशन होगा, डिस्कशन होगा, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। वही काम है इसका। वो सब्जेक्ट जिसमें स्टेट्स के बीच में कॉमन इंटरेस्ट है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, उनके बारे में रिकमेंडेशंस देना, कुछ पॉलिसी रिकमेंड देना सरकार को कि हाँ भाई ये चीजें अगर इंप्लीमेंट कर दी जाए तो इन स्टेट्स के बीच में ये अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके की चीजें। फिर ये बोला गया कि अगर चेयरमैन यानी कि प्राइम मिनिस्टर समय समय पे इस इंटर स्टेट काउंसिल को कोई चीज रिकमेंड करते हैं कि हाँ भाई ये कुछ मैटर्स हैं, इन मैटर्स के बारे में आप यहाँ पे बातचीत करिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सतलज यमुना लिंक कैनाल। अभी सतलज यमुना लिंक कैनाल को लेके पंजाब स्टेट के बीच में, हरियाणा स्टेट के बीच में लड़ाई है। तो प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि भाई ये सतलज यमुना लिंक कैनाल को लेके दोनों स्टेट्स के बीच में मनहमी नहीं हो पा रही है, तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है कि इस मैटर को इंटर स्टेट काउंसिल को रेफर कर सकता है। इंटर स्टेट काउंसिल से कह सकता है कि भाई आप इसके ऊपर डिस्कशंस करिए, डिलिब्रेशंस करिए और फिर एक रिपोर्ट दीजिए। ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है कम से कम 3 बार मिलेगा एक साल में। इसकी मीटिंग्स कैमरा में होती हैं, चीजें रिकॉर्ड होती हैं, कंसेंसस से चीजें बात होती हैं। इसकी खुद की एक स्टैंडिंग कमेटी है जिसको 1996 में बनाया गया, जिसमें होम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 9 चीफ मिनिस्टर हैं। इसका खुद का एक सेक्रेटेरिएट है जो डॉक्यूमेंटेशन में काम करता है, जिसको इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट भी कहा जाता है। 1991 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सेक्रेटरी इसको हेड करता है। 2011 के बाद यही सेक्रेटेरिएट जोनल काउंसिल के सेक्रेटेरिएट की तरह भी काम कर रहा है। तो ये चीजें हमने देखी फ्रेंड्स। तो हमने 2-3 चीजें देख रखी है। यहाँ पे हमने क्या क्या देखा है, तो हमने ये देखा है कि भाई इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, और दूसरा हमने देखा इंटरस्टेट काउंसिल। अभी नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे पब्लिक रिकॉर्ड, पब्लिक एक्ट, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में क्या कहा गया है, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया है। फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि अगली ही वीडियो में जोनल काउंसिल्स को भी निपटा दिया जाए, और जोनल काउंसिल्स निपटा दिया तो चैप्टर 15 खत्म हो जाएगा। फिर हम सीधे जंप करेंगे किस पे, इमरजेंसी प्रोविजंस पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर करिएगा, और दोस्तों प्लीज इन वीडियोस को शेयर करिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ें। हैव अ ग्रेट डे।